कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म तीनों इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का एक पार्ट है, और ये तीनों ही टॉपिक आपके इंजीनियरिंग में काम आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था सिलेबस का, तो मैंने ये बताया था कि बहुत ज़्यादा काम में आने वाले टॉपिक्स हैं। सर्किट थ्योरी या सर्किट एनालिसिस एक सब्जेक्ट है आपका, वो पता नहीं कौन से सेमेस्टर में चलता है, जब भी चलेगा तो आप वहाँ पर इसके बारे में पढ़ोगे कि क्या करता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, कि टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन यानी कि रियल वैल्यूड फंक्शन को कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन में कन्वर्ट करता है, टी से एस में कन्वर्ट करता है। टी मीन्स रियल वैल्यूड फंक्शन से एस में कन्वर्ट करता है, मतलब कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन में। यानी कि अगर हम सर्किट की बात करें तो टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है। और भी डोमेन हो सकते हैं, अदर अदर सब्जेक्ट में कोई और डोमेन भी बता सकता है। और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फिर एस को वापस टी में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी से वापस टाइम डोमेन में, यानी कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन से वापस रियल फंक्शंस में कन्वर्ट कर देता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये मैंने आपको बताया था लाप्लास फोरियर। बेटा वो तो सही है, एक मैडम क्लास ले रहे हैं बेटा, थोड़ा अभी 2:30 बजे तक की बात है। ये मेरी आवाज इतनी क्लियर नहीं है क्या? बैकग्राउंड वाली क्लियर है आवाज? नहीं सर, सब सही है। चलो देखो, थोड़ा सा ये पेज है ना, एक्चुअली मेरे पास ग्रीन पेज था, तो मैंने ये उस पर लिखा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको डिफाइन करता हूँ व्हाट इज इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या होता है, मतलब यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है, लेकिन लिमिटेड कि लाप्लास में इंटीग्रेशन नहीं करना है, उसमें बहुत कम है। बट फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर सब कुछ इंटीग्रेशन बेस्ड है, कि वहाँ हमें इंटीग्रेशन करना ही है, तो इंटीग्रेशन हमें बेसिकली आना चाहिए। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ये होता है एक मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। लेकिन हम यहाँ पर केवल, मैं एक बार फिर बता दूं, मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, ओनली फॉर मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। हम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप सर्किट एनालिसिस से सर्किट थ्योरी में इसको वहाँ डिस्कस करोगे, वहाँ इसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ोगे, तो केवल हम यहाँ मैथमेटिक्स ही स्टडी करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ करेंगे, ये आप वहाँ यूज़ करोगे बहुत सिंपल। तो मैथमेटिक्स आएगी तभी आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो मैथमेटिक्स अच्छी तरीके से आना चाहिए, हर फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए, हर फॉर्मूला याद होना चाहिए, और मैं आपको याद करवाऊंगा भी, या फिर मैं आपको फॉर्मूले याद भी करवाऊंगा, सब काम करवाऊंगा। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का एक पार्ट होता है। देखो, ये होती है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या क्या होता है, एक तो होता है इंटीग्रल में लिमिट ए से बी, ये होता है एक फंक्शन के जिसके अंदर एक पैरामीटर होता है टी सेमीकोलन, और दूसरा पैरामीटर जिसमें हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एस, इनटू जिसे कन्वर्ट कर रहे हैं वो टाइम डोमेन का फंक्शन एफ टी और डी टी। इसे कहते हैं के कॉमा एस कॉमा टी लिख लो, या टी कॉमा एस, टी सेमीकोलन एस। कुछ किताबों में क्या है, इस तरीके से लिखते हैं के एस कॉमा टी, एक ही बात है, एस कॉमा टी, या टी सेमीकोलन एस एफ ऑफ टी डी टी ए टू बी। ये एक बेसिक इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन होता है ट्रांसफॉर्म कैलकुलस में, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का। और यहाँ पे हम नोट किया है कैपिटल टी, कैपिटल टी। अब यहाँ पर मैं कर्नल डिफाइन कर दूंगा और लिमिट डिफाइन कर दूंगा, तो ये बन जाएगा कोई ट्रांसफॉर्म, सपोज लाप्लास। फिर मैं यहाँ पे कोई कर्नल डिफाइन कर दूंगा और फिर मैं कोई लिमिट डिफाइन कर दूंगा, तो ये बन जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म। इस तरीके से बहुत सारे ट्रांसफॉर्म होते हैं, लाप्लास, फोरियर, मेलिन, हेंकल, हर्माइट, देयर आर मेनी ट्रांसफॉर्म। बट इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से केवल आपके पूरी सिलेबस में है लाप्लास और फोरियर, बेसिकली इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा यूज होते हैं। आप कभी भी इसको गूगल कर लेना, आपको मिल जाएगा इसका क्या एप्लीकेशन है। लेकिन फिलहाल अभी आप मैथमेटिकली देखोगे इसका, आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे इसे ही कि लाप्लास और फोरियर कहाँ यूज होता है। तो ये देखिए इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, हमने क्या टी, टी टी मतलब ट्रांसफॉर्म। देखो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, टी ब्रैकेट किस पे निकाल रहे हैं, कौन से फंक्शन पे निकाल रहे हैं, किसी टी फंक्शन पे निकाल रहे हैं, सेमीकोलन एस, ये इस पैरामीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी दूसरे पैरामीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, एस इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है ए टू बी लिमिट लोअर लिमिट से अपर लिमिट के टी सेमीकोलन एस एफ ऑफ टी और डी टी। अब यहाँ पर जो के है, बेसिकली दिस के इज नोन एज कर्नल ऑफ द इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म।
इस कर्नल को चेंज करते जाएंगे तो हमारे ट्रांसफॉर्म भी चेंज होते जाएंगे। A s comma t is known as kernel, or in Laplace transform our k t semicolon s is nothing but e to the power minus s। ये होता है हमारा यहाँ पे कर्नल। और फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर ये बन जाता है k s या t सेमीकोलन सेमीकोलन s, ये बन जाता है e की पावर आयोटा s विद माइनस, ये बन जाता है। तो ये होता है कर्नल इसके अंदर। अगर हम किसी और ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं तो इस एक लॉग में होता है, हर्माइट के अंदर कर्नल लॉग में होता है, और हेंकल के अंदर मेलिन ट्रांसफॉर्म के अंदर ये अलजेब्रिक होता है, ये एक्स की पावर एन टाइप से होता है। यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल है। लाप्लास और फूरियर में दोनों क्या है, एक्सपोनेंशियल है। इस तरीके से जो कर्नल होते हैं ना, इनको चेंज करते जाएंगे, दुनिया भर के ट्रांसफॉर्म बनते जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ दो ही पढ़ने हैं। तो दो क्या है, सबसे पहला मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, टी मतलब ट्रांसफॉर्म। एफ टी किसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हम इस फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं जिसका पैरामीटर कोई टाइम डोमेन टी है। अब ये क्या कर देगा, किसी दूसरे डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एस डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होता है इसका फार्मूला। जब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दूं, बी और ए लोअर लिमिट अपर लिमिट लगा दूं, तो हमारा आंसर किस पैरामीटर में बचेगा। जाहिर सी बात है हमारे आंसर एस में ही आएगा। तो लास्ट में क्या मिल जाएगा, फंक्शन ऑफ एस, यानी कि एस डोमेन का कोई फंक्शन मिल जाएगा। ये होता है हमारा। तो दिस एस इज कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एंड एफ टी इज रियल वैल्यू, एफ टी इज रियल वैल्यूड फंक्शन एंड एफ एस इज कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट द रियल वैल्यूड फंक्शन इनटू यानी एफ टी इनटू एनी एफ ऑफ एस इज कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन का मतलब ये नहीं कि आयोटा आएगा ना, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड का फंक्शन इन एस डोमेन इट डिनोट्स फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, अगर आपने देखा होगा, इट इज शुड बी सिग्मा प्लस जे डॉट एस। जानते हो सभी, सिग्मा प्लस जे इंटू इसको कोई दूसरा पैरामीटर ले लेते हैं, लैम्डा ले लो, ये होता है। ये आप पढ़ोगे भी अभी आप। तो यहाँ पे जो जे है ना, जे दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा, जैसे आयोटा बोलते हैं ना, ऐसे ये जे होता है, जे। तो अभी हम केवल डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिकल। आप उसको डिटेल में पढ़ोगे कहाँ आगे, तो अपन केवल मैथमेटिकल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम केवल मैथमेटिकल पढ़ेंगे। मैं फिर बता देता हूँ, मैथमेटिकल, ओनली मैथमेटिकल। तो देखिए, सबसे पहले मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या, कि ये जो ए है इसको मैंने ले लिया 0, और ये जो b है इसको मैंने ले लिया इन्फिनिटी। अगर मैं इसकी लिमिट डिफाइन कर दूं 0 से इन्फिनिटी, और इस कर्नल को डिफाइन कर दूं इस t, तो मेरा जो ट्रांसफॉर्म t बन जाए लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए आप डेफिनेशन, let ft be a function for t greater than 0, then the Laplace transform of any function ft which is denoted by Laplace of ft semicolon s। मतलब इस फंक्शन को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे कहीं और, किसी और डोमेन के अंदर। इस फंक्शन को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे एस पैरामीटर में। तो लाप्लास मैंने किस पे अप्लाई किया, एफ टी पे, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ ऑफ एस में। क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अब ये जो इंटीग्रल है, जब आप इसको सॉल्व करोगे और इन्फिनिटी और 0 लिमिट लगाओगे, तो जाहिर सी बात है आपका पैरामीटर बचेगा एस, यानी कि आखिरी में आपका फंक्शन बचेगा एस में। इसलिए हमने इसको लिख दिया फंक्शन ऑफ एस। तो ये जो एफ टी है इट इज रियल वैल्यू, मतलब टाइम डोमेन, और ये जो कैपिटल एफ ऑफ एस है इट इज कॉम्प्लेक्स वैल्यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन। और फ्रीक्वेंसी जो डोमेन होता है वो इमेजिनरी होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ये ध्यान रखना। फ्रीक्वेंसी डोमेन इज ए कॉम्प्लेक्स डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब ये फ्रीक्वेंसी डोमेन, टाइम डोमेन, यहाँ पर मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं आएगा, सिंपल टी और एस, बस इसमें काम चलेगा। तो केवल हमें क्या करना है, फॉर्मूला। व्हाट इज फॉर्मूला, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एनी फंक्शन टी सेमीकोलन एस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, 0 से इन्फिनिटी इंटू ई की पावर माइनस एस टी। ये हमेशा फिक्स रहेगा बिकॉज इट इज कर्नल।
कर्नल हमेशा सेम होता है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का कर्नल होता है क्या, e की पावर माइनस एस टी, ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पे जो भी फंक्शन है वो इंटीग्रल के अंदर यहाँ आ जाएगा और आप उसे इंटीग्रेट कर दोगे 0 से इन्फिनिटी लिमिट के, तो उस फंक्शन का लाप्लास आ जाएगा, उस फंक्शन का लाप्लास आ जाएगा। प्रोवाइडेड ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये जो इंटीग्रल है एब्सोल्युटली कन्वर्ज करे, यानी कि एग्जिस्ट करे। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये इंटीग्रल नंबर 2 है ये सॉल्वेबल हो। कन्वर्जेंस एब्सोल्युटली का मतलब क्या होता है, ये इंटीग्रल सॉल्व हो। ये इंटीग्रल अगर सॉल्व नहीं होगा तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट की कंडीशन क्या है, द इंटीग्रल टू शुड बी कन्वर्जेंस एब्सोल्युटली, मतलब ये इंटीग्रल सॉल्वेबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, द इंटीग्रल टू शुड बी सॉल्वेबल। ऐसा इंटीग्रल नहीं बन जाए जिसको कि हम सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स अपॉन यहाँ पे कुछ और आ जाए एक्स स्क्वायर dx, ऐसा कुछ आ जाए। अगर हम इसको कर सकते हैं इंटीग्रेशन तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो फिर हम नहीं कर सकते। तो ऐसा इंटीग्रेशन नहीं बनना चाहिए जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर नहीं कर सकते हैं तो उसका लाप्लास एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जिसको कर सकते हैं उसका लाप्लास एग्जिस्ट करेगा। तो ये होती है डेफिनेशन। तो यू ऑलरेडी रीड ओनली फॉर्मूला लाप्लास ट्रांसफॉर्म एनी फंक्शन एफ टी, इट इज रियल वैल्यूड, और जब ये चेंज होता है इट इज इन कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। इट इज टाइम डोमेन, इट इज रियल वैल्यूड, एंड इट इज फ्रीक्वेंसी डोमेन विद कॉम्प्लेक्स वैल्यू। बस ये होती है डेफिनेशन। आप इस डेफिनेशन को लिख लो, बस एक इतना सा काम कर लो, इस डेफिनेशन को आप लिख लो एक बार बस। अब हमें इसी डेफिनेशन से काम करना चाहिए, और मैं आज आपको फॉर्मूले याद करवाऊंगा। अगली क्लास में मैं आप सभी से वो फॉर्मूले पूछूंगा, ये ध्यान रखना। अगली क्लास में मैं सभी से वो फॉर्मूले पूछूंगा। तो आपने लिख लिया होगा तो अच्छी बात है। ये फॉर्मूला हाँ भाई लिख लिया सभी ने फॉर्मूला? यस सर। चलो अब इस फॉर्मूले से अपन आगे का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। क्या सबसे पहला टॉपिक, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस। ये देखो आगे अब स्टार्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ। अभी देखिए ये तो सब वही चीजें हैं। देखिए नाउ वी टॉपिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शंस। कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस है जिनके हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने हैं। तो देखो सबसे पहला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1, सबसे सिंपल फंक्शन है 1, और उसका लाप्लास क्या होता है 1/s, यानी कि 1 क्या है, टाइम डोमेन का कोई फंक्शन है और उससे कन्वर्ट हो गया फ्रीक्वेंसी डोमेन का, यानी कि कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन 1/s। अभी जो s होता है ये फॉर्म होती है सिग्मा प्लस j ओमेगा, ये होती है फॉर्म जिससे कि आप कॉम्प्लेक्स वहाँ पढ़ोगे, आप सर्किट एनालिसिस करना पढ़ोगे, मतलब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। हम पढ़ते हैं ना x प्लस आयोटा y, x इज रियल पार्ट और आयोटा इज कॉम्प्लेक्स। कहते हैं ना आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो इसी तरीके से रियल पार्ट सिग्मा और ओमेगा इज द इमेजिनरी पार्ट। तो ये s होता है। लेकिन हम केवल मैथमेटिकल स्टडी करेंगे, तो आई एम ऑलरेडी डिस्कस अबाउट मैथमेटिकल। क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 का 1/s कैसे आया, अब देखो मैं निकाल रहा हूँ डेरिवेशन से। हमारा जो फंक्शन है ft, हमारा जो फंक्शन है ft वो अभी क्या है 1। तो देखो मैंने फार्मूले में लगाया, मैं फार्मूले की तरफ जा रहा हूँ। देखो ft हमारा क्या है 1, तो मैंने इस ft के अंदर 1 लगा दिया, तो इस यहाँ पे भी जो हमारा ft इंटीग्रल के अंदर वो भी 1 हो जाएगा। तो इंटीग्रल क्या बचेगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी इंटू 1 इंटू dt का नहीं बचेगा। यस सर यही बचेगा। बचेगा। अब इंटीग्रल माइनस एस टी इंटू 1 e की पावर माइनस एस टी इंटू 1 e की पावर माइनस एस टी, और e की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। लिमिट लगा दी तो एक बार तो लिमिट आ जाएगी अपर लिमिट e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस एक बार लगाई 0 e की पावर 0 डिवाइडेड में क्या है माइनस एस। नाउ e की पावर माइनस इन्फिनिटी हम जानते हैं 0 होता है, माइनस e की पावर 0 हम जानते हैं किसी की पावर 0 1 होती है अपॉन माइनस एस। तो क्या बच गया -1 अपॉन माइनस एस, माइनस काट दो इट विल बिकम 1/s, 1/s। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 विल बिकम 1/s। और चूंकि ये इंटीग्रल सॉल्व हो गया तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 एग्जिस्ट कर गया।
हाँ भाई, स्लाइड आगे करूँ? समझ में आ गया? पहला पहला फॉर्मूला 1 का 1/s। यस सर। अगला देखो, अगला फंक्शन क्या है? t की पावर n, मतलब t, t स्क्वायर, t की पावर 1/2 हो सकती है, t की पावर 2/3 हो सकती है, t की पावर 5/7 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। n इज एनीथिंग। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी की पावर n इज गामा n प्लस वन अपॉन एस की पावर n प्लस वन। या हम जानते हैं कि गामा n प्लस वन किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल के। लेकिन फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला हम तभी यूज करेंगे जब n एक इंटीजर होगा और वो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। लेकिन अगर n एक फ्रैक्शनल नंबर होगा तब हम गामा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हम जानते हैं कि गामा n प्लस वन इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। ये आपने पढ़ा भी होगा रिलेशन में बीटा गामा फंक्शन के अंदर, और आपको बहुत अच्छी तरह से बताया होगा कि गामा 3 कितना होता है इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल। सॉरी 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 सॉरी, गामा 3 कितना होता है? गामा 3 इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल पता होना चाहिए आप सभी को। आप जानते हो और आप पढ़ के आए हो बीटा गामा बस फर्स्ट सेमेस्टर में। 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल बिल्कुल सही है। यहाँ n बराबर 2 रख दो तो 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 इंटू 1 यानी कि 2। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा 5, क्या होगी? 4 फैक्टोरियल। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बताओ यार, वैसे बताओ, उससे भी सिंप्लीफाई करो। अरे 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24। ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे, पूरा आंसर बताओ। अब आ जाओ गामा हाफ। गामा हाफ कितना होता है भाई? गामा हाफ भूल गए? बीटा गामा फंक्शन है ना। मूवीज की स्टोरी याद रखनी है, फॉर्मूले थोड़ी याद रखते हैं। पाए। नहीं, थोड़ा गलत है, सही करो, थोड़ा गलत है। अरे बेटा कितना यूज करते हो आप? है अंडर रूट पाई, गामा हाफ रूट पाई। 5/2। पाई बाई टू नहीं, रूट पाई। पाई बाई टू, गामा हाफ इज रूट पाई। सॉरी अच्छा अब ये सर। बताओ, अब मुझे ये बताओ गामा 3/2 क्या हो जाएगा? गामा 3/2 होता है 1/2 इंटू रूट पाई। जब आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे 1/2 इंटू रूट पाई। गामा 5/2 क्या होता है? 3/2 into root pi। 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट पाई। 3 से पहले अगर जिसका निकालना है ना, आप 5 से पहले वाला ऑड नंबर ले लो, तो पहला ऑड नंबर 3 हो गया, उसके बाद एक ऑड नंबर 1 हो गया, तो 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट पाई। अब इस तरह से अगर मैं गामा 9/2 निकालूं तो क्या आंसर आएगा? गामा 9/2 है, आएगा जो आएगा। 7/2 into 7/2 5/2 5/2। into एक 3/2। एक कोई एक बोलो, बाकी अनम्यूट हो जाओ, बाकी म्यूट हो जाओ। एक सर बोलो। 7/2 हाँ, 5/2 3/2 1/2 और पाई रूट पाई। इनके बीच में साइन क्या है? प्लस है कि माइनस है? सर मल्टीप्लाई का। पूरा बोलो। 5/2 इंटू 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट पाई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको फॉर्मूले याद हो गए। अब इसका बताओ मुझे, व्हाट इज द आंसर ऑफ गामा 1/3? गामा 1/3, anyone give the answer? Anyone? Give the answer. Gamma 1/3.
अरे क्या हो गया, गामा 1/3। बोलो असर आता है, बोलो नहीं आता, याद नहीं है ऐसे बोल दो। अरे क्लास चली थोड़ी गई ना यार, है नेट। नहीं आता। हाँ नहीं आता ना, नहीं आएगा कैसे बेटा, आएगा तो जब जब ये होता होगा तभी तो आएगा। गामा 1/3 अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड यानी कि 1/2 वाले फैक्टर को छोड़ के नीचे जिसमें 2 आता है, तभी तो सबसे पहले हम केवल ये डिफाइन करते हैं गामा हाफ इज इक्वल टू रूट पाई। आज तक हमने गामा 1/3 थोड़ी पढ़ा है, ना गामा हमने 1/4 पढ़ा है क्या होता है, ना गामा 1/5 पढ़ा है क्या होता है, ना गामा 1/7 पढ़ा है, ना गामा 1/6 पढ़ा है। केवल हम ये जानते हैं गामा हाफ डिफाइन होता है। तो अगर गामा हाफ डिफाइन होता है तो उसके पैरेलल जितने भी नंबर्स हैं, वो चाहे गामा 3/2 हो, वो चाहे गामा 5/2 हो, चाहे वो गामा 7/2 हो, चाहे वो 9/2 हो, वो सब डिफाइंड है। लेकिन इसके अलावा कोई भी फ्रैक्शनल नंबर आ जा रहे, एनी पी बाई क्यू नंबर जिसका कि आपको गामा निकालना है, इट इज अनडिफाइंड, वो एज इट इज छोड़ दिया जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब आपको कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार M1 के नोट्स खोल के देख लेना, अगर लिखे होंगे कभी M1 के नोट्स जहाँ बीटा गामा पढ़ाया होगा, वहाँ पे केवल गामा हाफ और उसके रिलेटेड सारे वही डेफिनेशन होती है। कभी भी ना तो गामा 1/3 डिफाइन है, ना गामा 4/3 डिफाइन है, ना गामा 2/7 डिफाइन है, कोई डिफाइन नहीं है, सिर्फ हाफ डिफाइन है। उसी के नंबर से हाफ से 3/2 बनता है, उसी से 5/2 होता है, उसी से 7/2, तो ये डिफाइन है। अगर कोई नंबर 1/4 बच जाए, 1/3 बच जाए, ऐसे बच जाए, इनको छोड़ दो, एक्सक्लूड दिस नंबर्स, तो सारे एज इट इज छोड़ दिए जाएंगे। बस अब हम बढ़ते हैं अपने डेरिवेशन पे। चलो, t की पावर n का मुझे अगर लाप्लास निकालना है तो वो होता है गामा n+1, यानी कि कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे, जो भी ऊपर n है उसमें एक ऐड करके गामा लगा दो, अपॉन h की पावर भी उतनी ही ले लो, s+1। अब आपको ये फॉर्मूला याद हुआ या नहीं हुआ? यस सर, हो गया। सर ये याद हो किसके लिए गया? था, आप बताएंगे सर, ये वापस किस? ये होता है गामा, गामा फंक्शन आप ले लो अगर आपके पास इंटीजर नहीं हो, आपके पास फ्रैक्शनल कोई नंबर हो। जैसे मैंने पूछा t की पावर 1/3 का गामा क्या होगा, तो आप इसमें ये वाला फॉर्मूला मत लगाइएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 1/3, फैक्टोरियल 2/3 ये डिफाइन नहीं होते यार। तो अगर आपके पास n एक इंटीजर नहीं है, आप चाहो तो यही लगा लो, सबके अंदर इंटीजर हो चाहे मत हो, ये लगा लो। आप छोड़ो फैक्टोरियल वाले फॉर्मूले को, छोड़ो, क्या करना है आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ किस में क्या करना है। सीधे सीधे ये एक ही फार्मूला याद कर लो, गामा n+1 अपन s की पावर n+1, जहाँ पे n क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, कोई सा भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर बट ग्रेटर देन 0। इट ऑलवेज ध्यान रखना, क्योंकि अगर ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो गामा जो होगा नेगेटिव आ जाएगा। जैसे अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t की पावर -1/3, गामा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर -1/3 क्या होगा, तो आपने जैसे इसमें लगाया तो ये बन जाएगा -2/3। बताओ बन जाएगा नहीं बन जाएगा? और माइनस फिर ये अनडिफाइंड हो गया, माइनस मैथमेटिकल एरर हो गई। तो n शुड बी पॉजिटिव, n शुड बी पॉजिटिव, नंबर कुछ भी हो सकता है। अब इसका डेरिवेशन देखो क्या करना है, इसका डेरिवेशन कैसे किया, तो लाप्लास की डेफिनेशन देखिए क्या होती है। लाप्लास की डेफिनेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर -st इंटू ft इंटू dt, ये तो होती है डेफिनेशन। अब ft आपका क्या है, योर ft इज t की पावर n, तो आपने यहाँ लगा दिया। तो लाप्लास ऑफ t की पावर n क्या हो गया, 0 से इन्फिनिटी e की पावर -st इंटू t की पावर n इंटू dt। अब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे, कैसे करोगे, एस टी को u मान लो, एस टी को u मान लो और dt को du/s, तो इस करने से आपका इंटीग्रल s से कन्वर्ट हो जाएगा। फिर s की पावर n नीचे और एक s ये बहुत बाहर आ जाएंगे, क्यों, du के रेस्पेक्ट में जो s है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये s की पावर n+1 बाहर आ गया। अंदर क्या बच गया, 0 से इन्फिनिटी e की पावर -u, u की पावर n और du, और ये क्या होता है, ये गामा n+1 होता है। और क्या होता है बताओ, आपने गामा की डेफिनेशन पढ़ी है, गामा n क्या होती है, गामा n की डेफिनेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर -t या x t की पावर n-1
dt। आप मुझे सबसे पहले ये बताओ, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? गामा एन, अभी कोई भी नहीं बोल देगा ना तो फिर वो फंस जाएगा गाने पे। नहीं पढ़ा होगा तो तुमने इंडिविजुअली नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में था। ये मत ध्यान रखना, ये आपके सिलेबस में था। आई एम आस्किंग अबाउट 48 स्टूडेंट टोटल। हाँ भाई, ये चीज़ें आपने पढ़ी है सभी ने, ऑल द सर 48। पढ़िए। ठीक है, और अगर याद नहीं आ रही हो तो बीटा गामा जिस टीचर ने करवाया होगा ना उसके नोट्स देख लेना, आपको क्लियरली नोट्स में क्लियर हो जाएगा कि हमने ये चीज़ें कहाँ पढ़ी है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बीटा गामा फंक्शन 0 टू इन्फिनिटी। देखो मेरे पास तो यार M1 की बुक है, M2 की बुक है, वरना M1 की बुक अभी नहीं है, वरना मैं आपको अभी स्क्रीन पे शेयर कर देता, स्क्रीन शेयर कर देता। गामा फंक्शन की डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाती है अभी। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही आपके? आलिए सर। और नहीं भी आएगी तो क्या है, एक बार देख लेना तुम, है ना। देखो ये रहा गामा फंक्शन का फॉर्मूला, ये इनकम्प्लीट आ रहा है, ये देखो व्हाट इज गामा फंक्शन। ये देखो गामा z इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले को देखो, गामा z इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस t, और t की पावर कितनी है, z माइनस 1, z माइनस 1 मतलब e की पावर माइनस t, और फिर इस t को नीचे ले आओ बेस में, तो उसकी पावर z माइनस 1 dt, तो ये बनता है गामा z। ठीक है, अब देखो यही तो चीज़ है हमारे पास। देखो e की पावर माइनस u, और ये u नीचे आ गया, u की पावर n है, n है, कैसे करोगे इसको, n है बेटा ये, तो वो एक पावर ज़्यादा आ जाएगी। अगर यहाँ पे n माइनस 1 होता है तो गामा n का फार्मूला होता है, अभी यहाँ पे n है तो n प्लस 1 का फार्मूला है या नहीं है बताओ, ये n प्लस 1 का फार्मूला बस, तो ये बन गया गामा n प्लस 1। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बस खत्म। तो t की पावर n इज इक्वल टू ये हो जाएगा। अगला फॉर्मूला देखो, e की पावर 80, मतलब a क्या है, कांस्टेंट है, a कुछ भी हो सकता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/s माइनस a, 1/s माइनस a। कैसे होता है, ये डेरिवेशन आपके सामने लिखा हुआ है, लाप्लास ऑफ e की पावर 80 का निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है लाप्लास का, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी, ये तो फिक्स होता है कर्नल इनटू फंक्शन e की पावर 80 इनटू dt। अब आप दोनों e को मिला लो, दोनों e को मिला लो और माइनस कॉमन ले लो, दोनों e को मिला के माइनस कॉमन ले लो। क्यों? क्योंकि आप जानते हो e की पावर माइनस इन्फिनिटी एक फाइनाइट नंबर होता है, लेकिन e की पावर इन्फिनिटी एक इनफाइनाइट होता है, यानी कि मैथमेटिकल एरर होता है। तो अगर मैं इसमें से माइनस बाहर नहीं निकालूंगा ये वाला, तो फिर ये डिफाइन नहीं होगा, तो इसलिए हम माइनस बाहर निकालेंगे, s माइनस से t बनाएंगे, और फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये देखिए आपके सामने मैंने इंटीग्रेट कर रखा है, और फिर मैंने इसको सॉल्व कर रखा है। तो e की पावर 80 का लाप्लास अगर 1/s माइनस a है, तो मैंने अगर आपसे पूछूं e की पावर माइनस 80 का क्या होगा, अगर माइनस टाइप कोई फंक्शन है तो क्या होगा, आप क्या करो, इस फॉर्मूले में a की जगह माइनस a रख दो। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? तो ये नीचे वाला फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। बताओ समझ में आया या नहीं आया आपके? तो आप तो समझदार हो, तो आपके समझ में आ जाएगा। देख लो स्क्रीन पे आपके सामने है, शेयर है, इसको अच्छी तरीके से देख लो, समझ लो क्या किया है और क्या है क्या नहीं है चीज। आई एम आस्किंग टू ऑल स्टूडेंट्स, तो समझ में आया या नहीं? इस पर आ गया। ठीक है, ए की जगह माइनस ए लगा दो, तो नीचे ब्रैकेट के नीचे वाला फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। और माइनस है तो एस प्लस ए, प्लस है तो एस माइनस है। ये अगर ए के साथ साइन नहीं है तो याद रखना, ये याद हो गया। अब देखिए चौथा नंबर का फॉर्मूला, मैंने एक के बीच में क्या एक स्लाइड छोड़ रखी थी, बाई चांस अगर आपके समझ में नहीं आता तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब मैं निकालने जा रहा हूँ e की पावर आयोटा एटी का। अच्छा, इससे पहले मुझे एक चीज बताइए, सभी को यूलर फॉर्मूला याद है? व्हाट इज यूलर फॉर्मूला?
कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें, व्हाट इज यूलर फॉर्मूला? कोई हो जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हो 11th 12th में, फिर मुझे यूलर फॉर्मूला बताइए, यूलर्स फॉर्मूला। एनीवन? एनीवन? Anyone? Formula is e to the power iota theta is equal to, बता सकते हो? सर cos प्लस आयोटा sin x। बस, वेरी गुड आंसर। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इस थीटा की जगह मैंने ले लिया ए टी, ए और टी, तो ई की पावर आयोटा ए टी क्या हो जाएगा? cos ए टी प्लस आयोटा साइन ए टी। बताओ समझ में आया या नहीं आया? किसी का चैट आया है यार, एक बार देख लो किसने चैट किया है, क्या किया है। हाँ भाई, समझ में आया या नहीं आया? आगे सर। आज माइक खराब है। किसका माइक खराब है? मोना क्वेश्चन क्या हो गया? ओके, चैट से आंसर दे दो। चलो नेक्स्ट। अब देखिए, अब मुझे निकालना है, तो मैंने क्या किया, एक्सपोनेंशियल मुझे याद है कि भाई तीसरा मुझे याद हो गया, मैं इस वाले को लेके चल रहा हूँ, इस वाले को लेके चल रहा हूँ मैं। लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी इज 1/s माइनस ए, तो आयोटा ए टी कितना हो जाएगा? ई की पावर आयोटा ए टी, बता सकते हो? ई की पावर आयोटा ए टी कैसे याद करोगे? टी का जो भी कोफिशिएंट है, टी का जो भी कोफिशिएंट है ए, वो नीचे आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं आयोटा ए टी में इसका आंसर क्या होगा, तो 1/s माइनस आयोटा ए होगा कि नहीं होगा? टी का कोफिशिएंट क्या है? टी का कोफिशिएंट क्या है? आयोटा ए, तो 1/s माइनस आयोटा ए। अब 1/s माइनस आयोटा ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, और आप जानते हो कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में कोई टर्म आ जाता है तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? जैसे अगर अपने पास लिखा जाए 1/2 प्लस आयोटा 3, इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो 2 माइनस आयोटा 3 से बस मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यही पूछ रहा हूँ, यही मैं पूछ रहा हूँ। अगर बाई चांस 1/2 माइनस आयोटा 3 आ जाए तो क्या करोगे? 2 प्लस आयोटा 3 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे। यही तो हमने किया है कि ई की पावर आयोटा ए टी का लाप्लास 1/s माइनस आयोटा ए है, तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे एस प्लस आयोटा ए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। फिर मैंने क्या किया, इनको सेपरेट कर लिया, तो सेपरेट किया तो ये आ गया। और फिर मैं जानता हूँ यूलर फॉर्मूला ये होता है, अल्टीमेटली ई की पावर आयोटा ए टी का लाप्लास, एक तो ये हो गया, प्लस एक तो आयोटा के साथ ये हो गया। अब मैं ई की पावर आयोटा ए टी को ब्रेक कर रहा हूँ यूलर फॉर्मूले से, तो लाप्लास ऑफ ये बन जाएगा cos ए टी प्लस आयोटा साइन ए टी। फिर मैं क्या करूँ, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लूँ, तो रियल पार्ट अलग करूँगा तो cos ए टी का लाप्लास ये हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट अलग करूँगा तो आयोटा से आयोटा कट जाएगा, तो लाप्लास ऑफ साइन ए टी ये हो जाएगा। यानी कि cos ए टी का लाप्लास s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और साइन ए टी का लाप्लास a/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। आपको ये समझ में आया या नहीं आया? देख लो ये बार स्क्रीन पे वापस, और इसको पढ़ लो एक बार, क्या किया है क्या नहीं किया है। चौथा ड्राइव करने के लिए मैंने क्या किया, जो मेरा जो फॉर्मूला नंबर 3 था उसमें मैंने ए को आयोटा ए से रिप्लेस कर दिया। तो देखो, अब आप मुझे बताओ ये समझ में आया कि नहीं? सभी पढ़ लो उसको अच्छी तरीके से, स्क्रीन पर है। अगर किसी को नहीं आया हो तो मैं आपको फिर बता दूँ। और आज के ये पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पर सेंड कर दिया है, आप और देख लीजिए। तो मुझे रिप्लाई करो फटाफट, आ गया कि नहीं आ गया, बस आगे बढ़ो। आ गया सर। ठीक है, अब आपसे मैंने पूछा, अब ए को मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, अब मैंने आपसे पूछा कि लाप्लास cos 5t का क्या होगा, तो आप मुझे कैसे बताओगे? सर s/s स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर मतलब 25। s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, बेटा ये cos हाइपर का हाँ है। सर, सॉरी सर।
ये पांचवा फार्मूला है, अभी अपन इसको नहीं देख रहे, ऊपर वाले देख के क्या होगे, हाँ एस सॉरी सर, अपॉन ऊपर वाला। एस स्क्वायर प्लस 25। अच्छा, अगर आपसे मैंने पूछा व्हाट इज द आंसर ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 6t, आप क्या बताओगे? फटाफट देखो, बताओ मुझे। सर 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36। हाँ, ये क्या है, 6 है ना, तो 6 अपॉन 6 स्क्वायर, 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36। बस ये ध्यान रखो, कॉस का अगर कोई फॉर्मूला लिख रहे हो तो कॉस के फॉर्मूले में ऊपर एस आ रहा है और साइन के फॉर्मूले में ऊपर ए आ रहा है, और नीचे वाला टर्म दोनों में सेम है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस t by 5, तो क्या बताओगे? cos t by 5 एंगल है ये, cos t अपॉन 5 नहीं है, cos t by 5, क्या बताओगे? अरे इतना टाइम कैसे? सर एस बाय एस स्क्वायर प्लस 1.04। नहीं नहीं सर नहीं, ऐसे 25 नहीं, एस 25 एस अपॉन ऐसे, अरे ऐसे मत 5 एस बताओ, स्क्वायर। सिंपलीफाई मत करो, सिंपलीफाई मत करो, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1/25, सिंपलीफाई मत करो, वो बाद का काम है। और अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t by 3, तो क्या बताओगे? 1/3 upon s square plus 1/3। बस बिल्कुल सही है, 1/3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1/9, बस सिंपलीफाई कर लेना अपने आप, वो बाद का काम है। फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं हुआ? होगा सर। अब इसी फॉर्मूले में नीचे अगर माइनस आ जाए तो कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक के आंसर है, ये ध्यान रखना। साइन कॉस 80, कॉस हाइपरबोलिक 80, साइन 80 और साइन हाइपरबोलिक 80 में बस माइनस प्लस का डिफरेंस है। तो अब हमारा पांचवा और आखिरी फार्मूला है ये। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं देखिए इसका डेरिवेशन किया है। कॉस हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स? हाउ कुड यू डिफाइन कॉस हाइपरबोलिक एक्स? शायद हमने बताया भी होगा अभी आपको। क्या होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स? या एक्स की जगह ले लो ए एक्स। कैसे लिखते हैं कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स? इट शुड बिकम e की पावर ए एक्स प्लस e की पावर माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाय 2। और साइन हाइपरबोलिक ए एक्स क्या होता है? दोनों के बीच में माइनस आ जाए, ए कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 1/2 1/3 कुछ भी हो सकता है। e की पावर ए एक्स माइनस e की पावर माइनस ए एक्स डिवाइड बाई 2। ये ध्यान रखना, ये आप पढ़ हुए हो या पढ़े हुए हो, आप जानते हो इस फॉर्मूले को। कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये आपने कहीं ना कहीं यूज भी किया होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स? हाइपरबोलिक फंक्शन इट शुड बिकम e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। क्या कर दिया मैंने इस फॉर्मूले में? a को 1 कर दिया, इस a की जगह 1 कर दिया, तो ये बन गया, ये बन गया, ये है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 2x, तो आप क्या बताओगे? e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x बस खत्म हो गया आपका एक की आंसर, जगह 2 आ जाएगा। a की जगह 2 आ जाएगा, गुड आंसर। बस ये होते हैं फॉर्मूले। अब कॉस हाइपरबोलिक 80 का मुझे निकालना है, तो इट विल बिकम e की पावर 80 प्लस e की पावर माइनस 80 डिवाइड बाई 2। अब इनके बीच में दोनों में लाप्लास लगा लो, यहाँ भी l लगा दो और यहाँ भी l लगा दो लाप्लास, और फिर इन दोनों को अलग अलग कर दो। और e की पावर 80 का लाप्लास अभी आपने फॉर्मूला नंबर 3 पढ़ाई था, क्या होता है? 1/2 तो बाहर आ गया, s माइनस a, और इस 1/2 को बाहर ले लो, इस वाले 1/2 को बाहर ले लो तो 1/2, और इस वाले का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था क्या? s प्लस a। 1/2 बाहर ले लो और दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ऊपर s आ जाएगा। और साइन हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला ये होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइड बाई 2। फिर दोनों तरफ लाप्लास लगा लो, अलग अलग कर लो, फॉर्मूला लिख दो, सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा। बताओ फॉर्मूला याद हुआ या नहीं? यस सर। देख लो,
स्क्रीन पे लिखा हुआ है, स्क्रीन पे लगा हुआ है पूरा डेरिवेशन, अपनी आंखों से एक नज़र मार लो और देख लो किसी लाइन में कोई लाइन समझ में नहीं आई है तो पूछ लो। ये होते हैं सारे फॉर्मूले। फिर आप पहले बताओ समझ में आया नहीं आया, ताकि मैं स्लाइड आगे बढ़ूँ। बस ये आज का काम है आपका। अगली क्लास में मैं इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज स्टार्ट करूँगा जो इन फॉर्मूले पर बेस्ड है। अब ये फॉर्मूला क्या है, आपकी नींव है। नींव जानते हो, बेसिक है ये आपका। नींव मजबूत करोगे तो बिल्डिंग भी मजबूत ही बनेगी। नींव कमजोर रह गई तो बिल्डिंग कभी भी गिर जाएगी। ये 5-7 फॉर्मूले आपका बेसिक है। पिलर है, मैंने पिलर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, नींव। आप पिलर खड़ा करेंगे एक दूसरे से, फिर देखेंगे कितने मजबूत हो रहा है। अब लो ये फॉर्मूले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स मैंने कुछ काफ़ी सारे एग्जांपल ले लिए। जैसे e की पावर 2t का लाप्लास क्या होता है, 1/s - 2। -3t का क्या हो जाएगा, s + 3। t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कैसे होता है, लाप्लास ऑफ t की पावर n। पहले हम उस फॉर्मूले को रिमाइंड करेंगे। क्या होता है लाप्लास ऑफ t की पावर n, गामा n + 1 s की पावर n + 1। अब यहाँ पे t n की जगह 2 लगा दो तो t स्क्वायर लगाओगे तो ये बन जाएगा गामा 3 s क्यूब। और गामा 3 कितना होता है भाई, गामा 3 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन s3 और 2 फैक्टोरियल 2 होता है। t क्यूब का निकालना हो तो गामा 3 मतलब वही फैक्टोरियल 4 अपॉन s की पावर 4 और फैक्टोरियल 4 गामा 3 होता है। t की पावर 3/2 का निकालना हो तो आपके सामने ये पूरी कैलकुलेशन कर रखी है मैंने। देखो गामा 5/2 आ गया। गामा 5/2 क्या होता है, 3/2 × 1/2 × √π। सिंप्लीफाई कर लेना, ये आ जाएगा। cos 4t क्या होता है, s/s² + a² यानी कि s/s² + 16। और cos हाइपरबोलिक 4t क्या होगा, s/s² - 16। मैंने बताया था कि cos 4t है तो प्लस और cos हाइपरबोलिक है तो नीचे माइनस। इस तरीके से ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने अलग अलग तरीके से एग्जांपल देके समझा रखा है। तो आपको समझ में आया या नहीं आया। तो समझ में आया या नहीं आया। बस आज की Yes, sir. आज की कहानी खत्म। अगली क्लास में हम आगे स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आज के लिए इतना बहुत है, आज के लिए इतनी कहानी बहुत। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है। आज आपको सिंपल इन फॉर्मूलों को याद करना है, बस ये काम करना है आपको।